अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हीट का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री किस बला का नाम है मेरे बच्चे? अगर आपने कभी भी किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं और वो पूरी साइंस जिसके अंदर हम थर्मामीटर को पढ़ते हैं, थर्मामीटर के स्केल को समझते हैं, थर्मामीटर के थ्रू आप मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हो उसको डिस्कस करते हैं। इस पूरी साइंस का नाम हमारे पास क्या होता है? थर्मोमेट्री होता है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि थर्मामीटर कैसे कैलिब्रेट किया जाता है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या होते हैं, एक यूनिट से यानी कि डिग्री सेल्सियस से लेट से फ़ारेनहाइट में अगर आपने रीडिंग लेके जानी हो तो कैसे लेके जाओगे, फ़ारेनहाइट से अगर आपने केल्विन में लेके जानी हो तो कैसे लेके जाएंगे। सिमिलरली ट्रिपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है और उसे किस तरह से दुनिया भर में एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इस टॉपिक से माजी में कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 से 4 अच्छे सवाल भी इस लेक्चर में कर रहे होंगे। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोमेट्री। शुरू करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमें ये बात पता है कि जब कभी भी हम किसी बॉडी का जो टेम्परेचर नापते हैं वो हमें क्या बताता है? बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बता रहा होता है कि बॉडी के मॉलिक्यूल्स कितना तेजी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद द मोशन ऑफ द बॉडी। तो मेरे बच्चे, आप जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर नापते हो तो वो टेम्परेचर आप किस किस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हो? वो होता है मेरे बच्चे डिग्री सेल्सियस में, वो होता है मेरे बच्चे डिग्री फ़ारेनहाइट में, और वो आपके पास किस में होता है? केल्विन में होता है। यही 3 स्केल्स आप यूज करते हो या यही 3 यूनिट्स आप यूज करते हो। अच्छा, इसमें से ये जो मेरा बेटा केल्विन वाला यूनिट है इसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। क्या मतलब सर? बाकी यूनिट नहीं है? बाकी भी यूनिट है। अरे भैया, अगर आपसे कोई पूछे कि गाड़ी की स्पीड बताओ, आप उसे बोलो गाड़ी 4 माइल्स पर आवर पे चल रही है तो भी सही है, 4 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो भी सही है, 4 मीटर पर सेकंड पे चल रही है तो भी सही है। मतलब वैल्यूज अलग अलग है लेकिन स्पीड के सारे ही यूनिट सही हैं। लेकिन इसमें से एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है? मीटर पर सेकंड। तो बिल्कुल वैसे ही डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन सब में आप टेम्परेचर एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होगा? केल्विन वाला, एसआई यूनिट वाला। वो टेम्परेचर जो कि आप केल्विन स्केल में एक्सप्रेस करते हो वो मेरे बच्चे आपके पास क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता हैगा। इसी तरह से ये जो आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है ये रिलेटिव स्केल्स होते हैं, और जो आपका केल्विन है ये एब्सोल्यूट स्केल होता है, या इसे थर्मोडायनामिक स्केल भी कहते हैं। आज के लेक्चर में इन सारे सवाल का जवाब मिलेगा कि ऐसा क्यों है, केल्विन को एब्सोल्यूट क्यों मानते चल रहे हैं, सब चीज पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब पहले ये समझते हैं कि हमारे पास स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, फिर उसे कैलिब्रेट करने की तरफ जाएंगे। स्केल्स ऑफ थर्मामीटर या स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? मेरे बच्चे, कभी ना कभी आपको या आपके आस पड़ोस में किसी ना किसी को बुखार हुआ होगा। ठीक है, वो जो आपको बुखार होता है तो आप उस बंदे का टेम्परेचर कैसे नापते हो? आप थर्मामीटर ऐसे उसके मुंह में रख देते हो और कुछ देर के बाद यहां पे रीडिंग नोट करते हो। आपने कभी वो जो थर्मामीटर है उसके यहां पे गौर से देखा है? ऐसे लाइनें 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 बनी होती हैं और यहां पे वैल्यूज लिखी होती हैं, मार्किंग्स हुई हुई होती हैं। इसको कहते हैं स्केल ऑफ थर्मामीटर। क्या नाम देते हैं? स्केल ऑफ थर्मामीटर। स्केल ऑफ थर्मामीटर से क्या मुराद है मेरे बच्चे? जो इसके ऊपर ऐसे लकीरें 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 बनी हुई हैं और यहां पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्केल ऑफ थर्मामीटर। अब आपने दुनिया भर में कोई भी स्केल बनाना है, चाहे ये 3 स्केल बनाने हैं या इसके अलावा कोई स्केल बनाना है। सर इसके अलावा भी स्केल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं। 2 मशहूर स्केल्स इनके अलावा रनकाइन स्केल है, रीमर स्केल है। लेकिन चूंकि हमारे कोर्स के अंदर यही 3 शामिल है तो मैं इन्हीं 3 पे बात करूंगा, लेकिन आपको कोई सा भी स्केल बनाना सिखा दूंगा। तो दुनिया भर में जो भी स्केल थर्मामीटर का या टेम्परेचर को मेजर करने का डिजाइन किया जाता है तो उसके लिए मेरे बच्चे हमारे पास 2 अदद स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। कितने? 2 रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से सर? स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलो 2 रेफरेंस पॉइंट कौन कौन से? एक मेरा बेटा आपके पास कहलाता है आइस पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कहलाता है?
आइस पॉइंट ऑफ वाटर। अभी सब समझेंगे ये क्या है। और एक मेरे बच्चे हमारे पास कहलाता है स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोला मैंने अब तक? मैंने बोला कि मेरे भैया दुनिया भर में जितने भी थर्मामीटर बनाए जाते हैं, सर दुनिया भर में जितने भी थर्मामीटर हैं उनके स्केल को बनाने के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट क्यों चाहिए? किसी भी तरह बना दो भैया। खुद सोचो, अगर आप मान लो 5 अलग अलग मुल्कों में सफर करते हो, आप एक मुल्क से लिए एक थर्मामीटर लिया, दूसरे से एक थर्मामीटर, तीसरे से एक थर्मामीटर, ऐसे आपने 5 अलग अलग मुल्कों से 5 थर्मामीटर ले लिए। अब अगर आपको बुखार हुआ है तो जब आप पांचों थर्मामीटर को इस्तेमाल करोगे, आप क्या चाहोगे कि पांचों के पांचों थर्मामीटर, मान लो आपने सारे के सारे डिग्री सेल्सियस वाले लिए थे, आप क्या चाहोगे कि सारे के सारे एक ही जैसी वैल्यू बताएं या सब अलग अलग बताएं? एक ही जैसी बताएं। भाई सबके सब एक जैसी वैल्यू तभी बताएंगे जब सारे थर्मामीटर बनाने वालों ने किसी एक कॉमन पॉइंट पर आकर स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट किया होगा। वरना अगर किसी का दिल करे अपनी मर्जी का मुंह उठा के रेफरेंस बना ले, कोई अपनी मर्जी का, कोई अपनी मर्जी का, तो वैल्यूज एक जैसी नहीं आएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट चाहिए। वो स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? आइस पॉइंट ऑफ वाटर एंड स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। सर आइस पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है मेरे बच्चे? आइस पॉइंट ऑफ वाटर होता है जिसको आप कहते हो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। H2O किसके लिए? वाटर के लिए। और ये किसके ऊपर होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर। अभी आहिस्ता आहिस्ता समझना, पहले मैं बता दूं फिर सब चीज समझाता हूं। स्टीम पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। H2O का मतलब वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर। आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग क्या है, बॉइलिंग क्या है। देखो मेरे बच्चे, हमें पता है मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब आप सॉलिड को हीट देते, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। भाई हीट देते हैं तो वो हीट मॉलिक्यूल्स के पास चली जाती है, उनकी थर्मल एनर्जी बन जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ता है। ठीक है, बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि सॉलिड स्टेट में रहते हुए मजीद काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्या मतलब सर? समझो इस बात को। देखो सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मॉलिक्यूल साथ साथ ऐसे चिपके हुए होते हैं एंड दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस। जब आप इसे एनर्जी दोगे तो ये ऐसे विगरस वाइब्रेशन यानी कि तेजी से हिलना शुरू करेगा। दूसरा भी, तो गोया कि ये आपस में बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनको हीट दिए जा रहे हो, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब सॉलिड में रहते हुए जो बॉन्ड की फोर्स है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस काबिल नहीं होगी कि इनको आपस में होल्ड कर सके। अब जो आप मजीद एनर्जी दोगे तो इनके बॉन्ड तोड़ने में जाएगी वो एनर्जी। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ये होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। खूब अच्छे से समझना, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से क्या मुराद है, समझना। मिसाल से समझते हैं। जैसे आपको पता है आइस की अगर मैं बात करूं, जो पानी होता है, पानी की जो बर्फ होती है, हमें पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। इसका मतलब क्या है? अगर ये आइस जो है स्टार्ट में, मान लो इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब समझाने की कोशिश करना। अगर ये आइस आपके पास -20 डिग्री सेल्सियस पर है, अभी जब आप इसे हीट दोगे तो इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर अभी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। आपने हीट दी, स्पीड बढ़ी, और दी, और बड़ी 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 करते करते और टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते -20 से हुआ -18, फिर -16, फिर होते होते -10, फिर होते होते कहां पे आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है, जितना के सॉलिड स्टेट में रहते हुए हो सकती है। अब जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस पे, विच इज द मेल्टिंग पॉइंट, मजीद हीट दोगे तो वो इनके बॉन्ड तोड़ने में जाएगा और फेज ट्रांजिशन होगी, सॉलिड से किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा। तो दिस इज व्हाट मेल्टिंग पॉइंट इज एक्चुअली। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आपने क्या समझना है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर का नाम है,
उस पॉइंट का नाम है। उससे पहले आपने सॉलिड स्टेट में इतनी हीट एनर्जी दी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ी कि वो मैक्सिमम हो गई सॉलिड में। अब मजीद सॉलिड में रहते हुए नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सॉलिड में जाहिर है बॉन्ड हुए हुए होते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी जाएगी तो वो इतना फ्रीली मोशन थोड़ी कर सकते हैं, तो वो मजीद एनर्जी लेके बॉन्ड तोड़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे। बॉन्ड तोड़ के सॉलिड से लिक्विड में आएंगे, मेल्ट करेंगे, फ्यूजन होगी, सॉलिड से लिक्विड में आएंगे। फिर अब लिक्विड में आ गए, 0 डिग्री सेल्सियस में पानी आ गया, अब आप हीट दोगे, फर्दर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 10 डिग्री 20 डिग्री पे गया, 30 40 होते होते 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है एट 1 एटमॉस्फेयर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm के प्रेशर के ऊपर, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे आप फर्दर हीट दे रहे हो, तो लिक्विड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते जितनी मैक्सिमम होनी थी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हो गई। अब क्या होगा भैया? अब जो आप उसको हीट दे रहे हो तो वो बॉयल कर रहा है, यानी कि लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा है ताकि मजीद फ्रीली मूव कर सके, दूर दूर जा सके। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं चीज को समराइज करूं, आपने सीखा क्या? बिल्कुल बेसिक बात जो मैं दोबारा रिवाइज कर दूं, क्योंकि आगे चलने के लिए हमें ये सब चीज का पता होना जरूरी है। मैटर की कितनी स्टेट्स है भाई साहब? मैटर की 3 स्टेट्स है, यहां टेप लगाने वाली हो रही है। मैटर की 3 स्टेट्स है, सही है। सबसे पहली सॉलिड स्टेट, उसमें मॉलिक्यूल चिपके हुए थोड़े थोड़े वाइब्रेट कर रहे हैं। आपने हीट दिया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपने हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, और हीट दिया और एनर्जी बढ़ी, और हीट दिया और एनर्जी बढ़ी। एक वक्त आया जब सॉलिड स्टेट में रहते हुए मजीद काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते आप। क्यों? काइनेटिक एनर्जी जब इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो बॉन्ड तोड़ने पर आ गए। भाई सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? कि सॉलिड का मतलब है मॉलिक्यूल्स आपस में बाउंड हुए हुए, चिपके हुए, दे कैन नॉट मूव सो मच फ्रीली। तो वो जो एनर्जी आप दोगे मेल्टिंग पॉइंट पे, जो हीट एनर्जी दोगे, वो इनकी फेस ट्रांजिशन में जाएगी। अब वो सॉलिड से आएगा लिक्विड में ताकि मजीद फ्रीली मूव कर सके। फिर लिक्विड में अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, आप हीट दिए जा रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट पे फिर लिक्विड भी उसे मसला लग रहा है, क्योंकि लिक्विड के अंदर भी सम वॉट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर मोर एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट। तो अब जब आप हीट दोगे तो वो लिक्विड से गैस में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मेरा बेटा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर। सर यहां पे स्टैंडर्ड प्रेशर क्यों लिखा हुआ है ये भी समझा दे, अब जहां सारी बात बता दी मेरे बच्चे। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। कैसे? समझाता हूं कैसे, तो इसको हम थोड़ी देर में समझते हैं, बस अभी आप इतनी बात समझ लेना स्टैंडर्ड प्रेशर क्यों लिखा हुआ है। देखो मैंने क्या बताया था, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं दुनिया भर में जो थर्मामीटर डिफाइन किए जाएं वो एक जैसे हों। यानी कि मैं डिग्री सेल्सियस मेजर करने वाला या डिग्री सेल्सियस के स्केल में नापने वाला कोई थर्मामीटर अगर पाकिस्तान से खरीदूं, कोई थर्मामीटर अगर लेट से मैं कुवैत से खरीदूं, कोई थर्मामीटर अगर मैं अमेरिका से खरीदूं, इन सब की रीडिंग कैसी आ रही हो? एक बराबर आ रही हो। तो ये तभी होगा जब तीनों मैन्युफैक्चरर्स ने एक जैसी स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट को लेकर के स्केल सेट किया होगा। तो हमने बोला आइस पॉइंट ऑफ वाटर पहला फिक्स पॉइंट, ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर दूसरा। प्रेशर चेंज करने पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। जैसे ये जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, ये कहां होता है? जहां पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm। अगर आप ऊपर जाते हो, मान लो अगर आप माउंटेन की टिप पे चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है, तो वहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। या अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ के 4 atm हो गया, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब सोचो अगर 4 लोग हैं, चारों लोग अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट ले ले पानी का, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा, एक का 50 डिग्री सेल्सियस आ रहा होगा, एक का 100 आ रहा होगा, क्योंकि इन्होंने स्टैंडर्ड प्रेशर नहीं लिया, प्रेशर क्या लिया? अलग अलग। तो सर स्टैंडर्ड प्रेशर की क्या कंडीशन है वो भी बता दें मेरे बच्चे। स्टैंडर्ड प्रेशर वही होता है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो ना, एसटीपी के अंदर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो आपने पढ़ा है। कौन कौन सी वैल्यूज है? अलग अलग बता देता हूं। जैसे मेरा बेटा आपके पास अगर हम पास्कल में देखेंगे तो 10325 पास्कल, या पास्कल वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
या सिमिलरली मेरा बेटा अगर आप एटीएम में लोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो 1 एटीएम इसी को कहते हैं हम। इसी तरह मेरा बेटा अगर आप टॉर में लोगे तो 760 टॉर आप इसी को कहते हो। इसी तरीके से मेरे बच्चे अगर आप मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लोगे तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। या सिमिलरली इसको अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर में वी हैव 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये बन जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। राइट, तो अभी तक हमने क्या सीखा, फिर रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने ये सीखा है मेरे बच्चे, क्या सीखा है हमने? अभी तक हमने ये सीखा है सिर्फ कि भैया अगर आपने कोई स्केल ऑफ थर्मामीटर सेट करना है तो यू नीड टू हैव 2 रेफरेंस पॉइंट्स। पहला कौन सा होगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दूसरा कौन सा होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सर यहां पे आपने फ्रीजिंग पॉइंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही मेरे बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं एट स्टैंडर्ड प्रेशर यानी कि 1 atm। क्या मतलब सर? अरे भैया मेल्ट का मतलब क्या है? आपने आइस रखी 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसे गर्म कर रहे हो तो वो पानी में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज व्हाट मेल्टिंग इज। इसका रिवर्स कर लो, आपने पानी रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसे आप मजीद ठंडा कर रहे हो तो क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। दिस इज फ्रीजिंग। मतलब मेल्टिंग में क्या करते हैं? हीट देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और स्टेट चेंज करते हैं जाके, फिर वो जब मजीद नहीं बढ़ सकती। उसमें उल्टा होता है। फ्रीजिंग में क्या होता है? उल्टा हो रहा है। आपने हीट ली, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मॉलिक्यूल्स करीब आए। हीट ली, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मॉलिक्यूल्स करीब आए। अब मजीद करीब नहीं आ सकते तो क्या करेंगे? एडिशनल बॉन्ड्स बनाएंगे तो लिक्विड से सॉलिड में आ जाएंगे। बॉन्ड बनाते हुए भी एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो रही होगी। ठीक है, तो खैर फ्रीजिंग क्या है? आपके पास लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है और बॉइलिंग क्या है? सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। अब मेरा बेटा हमारे पास 3 हमारे स्टैंडर्ड स्केल्स है जो हमारे कोर्स में शामिल है, उनको देख लेते हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं। एक मेरा बेटा हमारे पास डिग्री सेल्सियस है। एक और बच्चों को अक्सर सवाल आता है सर सेल्सियस के अंदर हम डिग्री लगाते हैं और फ़ारेनहाइट में भी डिग्री लगाते हैं, केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते। उसका भी आंसर आपको आज के लेक्चर में मिल जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। अब देखो आइस पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छा इसको मेरे बच्चे हम ध्यान में रखना, इसको हम लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं और इसको हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। मतलब ये स्टैंडर्ड नाम है। लोअर फिक्स पॉइंट इज दिस, अपर फिक्स पॉइंट इज दिस। और ये कहां पे होगा? एट स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर से आगे पीछे होने पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, ध्यान में रखना। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका ताल्लुक प्रेशर के साथ डायरेक्ट है। प्रेशर बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कैसे, वो भी आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर का प्रेशर के साथ रिलेशन इनवर्स है। प्रेशर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, चलो देखो यहां पे जरा। अब यहां पे हमारे पास जो आपका आइस है वो मेल्ट कहां पे करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। या आपका जो पानी है वो फ्रीज कहां पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। बर्फ कहां बनती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहां पे आपके पास आता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में आप यही लोगे, ये बनता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहां पे लोगे ये बनता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में यहां लोगे आप बनता है 273.15 केल्विन। यहां बनता है 373.15 केल्विन। आपकी किताबों में इसको राउंड ऑफ करके 273 केल्विन और इसको राउंड ऑफ करके 373 केल्विन लिया जाता है, लेकिन मैं इस पूरे लेक्चर में नहीं ले रहूंगा वरना मेरे लिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और बाकी की चीजें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने करना है तो आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपके लिए ई कैट एमडी कैट का कोई सवाल आता है, मैं बता भी दूंगा, तो वहां पे आप 273 लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बोर्ड लेवल के लिए कर रहे हो या कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हो तो फिर हम इसको अभी राउंड ऑफ नहीं करेंगे। राउंड ऑफ करने में क्या है, जहां ये लिखा है वहां 273 लिख देना। ठीक है, वो समझा दूंगा न्यूमेरिकल्स में। ये नजर आ गया, ये मेरा बेटा हमारे स्केल्स है। अब सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो आपके सामने 3 टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं ना, ये एक ही चीज को बता रहे हैं। सबसे पहली चीज ये समझो कि दीज आर इक्विवेलेंट टेम्परेचर्स, ये एक ही बात बता रहे हैं। भले यहां पे आपको लिखा हुआ 0 नजर आ रहा है, यहां 32 है, यहां 273.15 है, 0, 32 और 273.15 है, लेकिन ये बात एक ही कर रहे हैं। देखो मैं फिर समझाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ मेरा बेटा टेम्परेचर क्या है, तो आप मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि टेम्परेचर क्या है? देखो, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। यस सर। इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के पास टोटल अवेलेबल एनर्जी होती है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। यस सर।
जिस बॉडी के पास से एनर्जी, हीट एनर्जी दूसरे के पास जा रही होती है, हम कहते हैं उस बॉडी के पास, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उनका मोशन ज्यादा फास्ट हो रहा है, ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो टेम्परेचर इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी पजेस। ठीक है सर, समझ में आ गया? समझ में। अगर मैं आपसे पूछूं 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, आप बोलोगे सर पानी का मेल्टिंग पॉइंट। अब ये ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड प्रेशर पर है, बार बार नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं बोलूं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट। 273.15 क्या है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मैं कहूंगा ये तीनों टेम्परेचर एक ही स्टेट को शो कर रहे हैं। क्या मतलब सर इस बात का, एक ही स्टेट को शो कर रहे हैं। मतलब समझो, पहले एक देसी मिसाल ले लो, फिर इसकी मिसाल पे आते हैं। मेरे पास अगर 100 रुपए के 10 नोट है तो मेरे पास कितने पैसे हैं, 1000 रुपए। मेरे पास अगर 500 रुपए के 2 नोट है, मेरे पास कितने पैसे हैं, 1000 रुपए। मेरे पास अगर 1000 के एक नोट है तो मेरे पास कितने पैसे हैं, 1000 रुपए। मान लो ये मार्कर की कीमत 1000 रुपए, तो मैं इस मार्कर को 100 रुपए के 10 नोट से भी खरीद सकता हूं, 500 के 2 नोट से भी खरीद सकता हूं, 1000 के एक नोट से भी खरीद सकता हूं। नंबर ऑफ नोट्स तीनों एग्जांपल में अलग है, लेकिन उनका जो प्राइस है, उनका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो तो एक बराबर है। तो भाई ये नंबर अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये बता एक ही बात नहीं है। समझो इस बात को। मैंने क्या कहा, ये सारे की सारी चीजें क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर रिप्रेजेंटिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। समझो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिर समझो। आपने किसी बॉडी को हीट दी, उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। बेसिकली इंटरनल एनर्जी में से क्या बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप हीट देके नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स का मोशन तेज हुआ। भाई सॉलिड में थे ना, तेज हुआ और तेज हुआ और तेज हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई। सॉलिड में इससे ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उन्होंने बाउंड किया होता है। इसका मतलब अब मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी लेके अब मजीद नहीं बढ़ सकती। ये दूसरा मॉलिक्यूल पहले वाले को जाने नहीं दे रहा, तो ये उसको बोलेगा अच्छा बेटा रुक, हम बॉडी तोड़ देते हैं। तो वो क्या करेगा, अब मजीद एनर्जी लेके बॉन्ड तोड़ेगा और सॉलिड से लिक्विड में आएगा। तो गोया ये तीनों क्या शो कर रहे हैं, तीनों शो कर रहे हैं कि आइस के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ बढ़ के मैक्सिमम हो गई सॉलिड स्टेट में। अब ये तीनों वो टेम्परेचर है कि इस पे आप मजीद हीट दोगे तो आइस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम। अब जो हीट आएगी वो इसको लेकर क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट है नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से सॉलिड से किस में ट्रांसफॉर्म होंगे, लिक्विड के अंदर। समझ में आया? मैं बोलूं 0 डिग्री सेल्सियस तो इट इज रिप्रेजेंटिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब वो इसको हीट दोगे तो वो आइस से वाटर में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ये भी ये शो कर रहा है, नंबर्स अलग अलग लिखे हुए। ठीक हो गया? सिमिलरली मेरा बेटा ये सारे टेम्परेचर भी आपस में क्या है, ऑल दीज आर इक्विवेलेंट। आपको ये समझ में आना चाहिए जो चीज 100 डिग्री सेल्सियस बता रहा है वही 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा है, वही 373.15 केल्विन बता रहा है। नंबर्स भले अलग अलग है, क्या फर्क पड़ता है, 100 के 10 नोट, 500 के 2 नोट, 1000 का 1 नोट, लेकिन वैल्यू क्या है, एक बराबर। ये सारे क्या बता रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर के पानी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफिकली उसमें से मैक्सिमम है किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और अब अगर आपने हीट दी तो वो लिक्विड से वेपर की तरफ जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, समझ में आती है। अब ये मेरा बेटा हो गया हमारे पास। अब यहां पे मेरे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होते हैं, डब्बे, स्टैंडर्ड डब्बे जिसके अंदर आपने इनको तोड़ा हुआ है। क्या मतलब सर, अरे भैया अपने पास स्केल उठाओ। कौन सा स्केल, वो जो आपका मेजरिंग स्केल होता है। मेजरिंग स्केल ऐसा वाला देखा है, इसमें देखो यहां 0 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में छोटे 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 10 डब्बे होते हैं। तो एक डब्बा आपका 0.1 सेंटीमीटर का होता है, तो इसको कहते हैं डिवीजन। डब्बा इज बेसिकली डिवीजन। तो भैया नंबर ऑफ डिवीजन निकालने का फॉर्मूला होता है अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। हमेशा यही चलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो निकालो जरा यहां पे नंबर ऑफ डिवीजन, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अपर कितना है 100, लोअर कितना है 0। तो भाई साहब 100 माइनस 0 दिस विल गिव यू 100। गोया के 100 डिवीजन है डिग्री सेल्सियस स्केल पे। यहां पे क्या करेंगे
212 माइनस का 32, यही है ना, माइनस करेंगे, ये आएगा 180 डिविजन। गोया के फ़ारेनहाइट पे कितने 180 डिविजन, यहां पे क्या करेंगे 373.15 माइनस का 273.15, क्या आएगा यहां पे आपके पास 100 डिविजन। अब आप देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सुना और से, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया हमारे पास आपके पास डिग्री सेल्सियस पे कितने स्टैंडर्ड डिविजन्स हैं, 100 डिविजन्स हैं, 100 डब्बे हैं। फ़ारेनहाइट में कितने हैं 180, 180 डब्बे हैं, इसमें कितने हैं 100 डिविजन्स हैं। फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर मैं आपको एक जुमला बोलता हूं तो मुझे बताओ क्या ये बात आपको समझ आती है। मैं कह रहा हूं 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे जो बात बता रहे हैं, 180 डिवीजन फ़ारेनहाइट पे वही बात बता रहे हैं। क्यों 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे क्या बता रहे हैं कि पानी अपने मेल्टिंग पॉइंट से उठकर बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। सोचो सोचो सोचो, यहां पे क्या था, ये पानी का मेल्टिंग पॉइंट था। मेल्टिंग पॉइंट मतलब आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम हुई हुई है। एनी एडिशनल एनर्जी प्रोवाइडेड एट दिस पॉइंट विल रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन द आइस मॉलिक्यूल्स, और वो सॉलिड से किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा। तो यहां से यहां पे आ रहे हैं तो 100 डिवीजन बन रहे हैं ना भाई, इसी को इसमें से तो माइनस किए, तो 0 से 100 मतलब पानी अपने मेल्टिंग पॉइंट से उठ के आइस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम थी, और यहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई मैक्सिमम। तो पानी अपने मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट पे आया है। इसमें देखो 180 डिवीजन में यही काम हुआ है, पानी अपने मेल्टिंग पॉइंट से उठ के बॉइलिंग पे आया है। इसमें देखो पानी अपने मेल्टिंग से उठ के बॉइलिंग पे आया है। गोया कि ये सारे डिविजन, ये जो डिविजन है, ये सारे डिविजन आपस में इक्विवेलेंट है, यानी कि 100 डिवीजन डिग्री सेल्सियस में जो बात बता रहे हैं, 180 डिवीजन फ़ारेनहाइट पे वही बात बता रहे हैं, और 100 डिवीजन केल्विन पे वही बात बता रहे हैं। इतना ऐसा कॉपी कर लो। साथ एक चीज ये भी ध्यान में रखना ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर और एक्सटर्नल प्रेशर जो इसका इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाएगा। क्यों होता है, रीजन अभी बताऊंगा आपको मैं, वैसे लिखना चाहो तो लिख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से होता है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये दो चीजें अपने पास लास्ट में नोट कर लेना। इसलिए मैंने यहां पे कहा था कि जो स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं वो हम कहां के लिए लेते हैं, वो हम लेते हैं अपना स्टैंडर्ड प्रेशर के लिए। छाप लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जो भी हमने बात लिखी थी ना, इसी पे चलते हैं, इसी से हमारे पहले सवाल पूछे जाते हैं। आपको कह रहा है 100 डिविजन्स ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, दे आर इक्विवेलेंट टू 180 डिविजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये एक ही बात बता रहे हैं, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 100 डिविजन्स ऑन केल्विन। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं, इन दोनों को देखो, आपको ये कह रहा है 100 डिविजन्स ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल बराबर है 180 डिविजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि डिग्री सेल्सियस स्केल पे जो बात 100 डिवीजन बता रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट पे वही बात 180 डिवीजन बता रहे हैं। अगर मुझे यहां से 1 डिवीजन की वैल्यू निकालनी है तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। सही है, यहां भी 100 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हो ना मैथमेटिकली, दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दिया। तो क्या समझ में आता है, समझ में आता है 1 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल बराबर है 1.8 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। क्या मतलब डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर एक डिवीजन का चेंज जितनी एनर्जी को शो कर रहा है। सर एनर्जी की बात कहां से आ गई, अबे भैया अगर किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या बढ़ता है। सोचो, ये मान लो मेरे पास कोई मैटर है, इसका टेम्परेचर पहले 14 डिग्री सेल्सियस था, अब मैंने इसको हीट दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ के 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये चीज आपको क्या बता रही है, ये बता रही है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। भाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब वो तेजी से मूव कर रहे हैं, तो एक डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस के बढ़ने पर जितनी एनर्जी बढ़ेगी फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बढ़ने पर सेम एनर्जी बढ़ रही होगी। समझते हैं, ये मतलब है इसका। एक डिवीजन डिग्री सेल्सियस पे चेंज होगा तो फ़ारेनहाइट पे 1.8 डिवीजन चेंज होगा। एक डिवीजन फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस पे कम होगा तो फ़ारेनहाइट पे 1.8 डिवीजन कम होगा। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे भी ले सकते हो कि अगर मान लो किसी का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, आपने हीट दी
और इसका टेम्परेचर बढ़ करके हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे क्या होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो यहां पे क्या होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने हीट दी, जब इसका टेम्परेचर 0 से 1 हुआ तो सिमिलरली इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेक करो चेक करो चेक करो, ये कैसे हुआ है, इस 0 के अंदर आपने 1 ऐड किया, और ये कैसे हुआ, इस 32 में आपने 1.8 ऐड किया। बताने का मकसद ये है जब डिग्री सेल्सियस में एक डिवीजन चेंज होगा तो फ़ारेनहाइट में 1.8 डिवीजन चेंज हो रहा होगा। अब एग्जामिनर ने माजी में इससे 1 से 2 सवाल पूछे हुए, मैं आपको यहां बता भी देता हूं। अगर मैं आपको कहूं मिसाल के तौर पे 45 डिवीजन चेंज हुआ ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, फाइंड डिवीजन चेंज्ड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। सही है, मतलब पहले तो इस सवाल को समझो, ये सवाल क्या कह रहा है, मतलब डिवीजन चेंज होता क्या है, समझो पहले इस बात को। ये मान लो मेरे पास 2 थर्मामीटर है, एक डिग्री सेल्सियस में नापता है, एक फ़ारेनहाइट में नापता है, ठीक है। अभी मैंने इनको लाके यहां रख दिया, तो भाई अभी इसकी कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही होगी, भाई जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है कुछ तो रीडिंग आ रही होगी, आ रही है, इसकी भी कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही होगी, सही आ रही है। अब मैंने क्या किया, यहां पे हीट की एक सोर्स लिया है, यहां पे मैंने आग लगा दी मिसाल के तौर पे। अब जब आग लगेगी तो इस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई हीटर लाके रख दिया तो इस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो डिग्री सेल्सियस जहां था पहले, जहां पे इसका मार्कर था पहले, जहां पे इसका निशान था पहले, जो इसकी रीडिंग थी पहले, वहां से ऊपर जाएगा। तो कितना ऊपर गया, 45 डिविजन्स, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक डिवीजन इज 1 डिग्री सेल्सियस, तो 45 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, ऊपर चला गया। मतलब पहले मान लो अगर यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस था, अब जब हीटर रखा तो 0 + 45 हो गया, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया। तो यहां पे मेरा बेटा फ़ारेनहाइट पे भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। अब उससे कितना ऊपर जाएगी वो वैल्यू, कितने डिवीजन चेंज आएगा, कितना ऊपर जाएगी वैल्यू, वो आपसे पूछ रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको इसको बनाकर दिखाऊं, मान लो एक जगह पे मैंने ऐसे 2 थर्मामीटर ला करके प्लेस कर दी, ये बिल्कुल देसी स्टाइल के अंदर मैंने एक डायग्राम बनाई है, ठीक है। ये मान लो डिग्री सेल्सियस वाला है, ये मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला है, ठीक है। इसकी यहां पे कोई रीडिंग थी, लेट्स से द रीडिंग इज x, इसकी कोई रीडिंग थी, लेट्स से द रीडिंग इज y। दोनों को अलग अलग इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि लाजमी थोड़ी है दोनों की एक ही वैल्यू आ रही हो। मतलब ये तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर है ना, नहीं समझे, इक्विवेलेंट टेम्परेचर। इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट टेम्परेचर ये, जैसे अभी कमरे का कोई टेम्परेचर है, मैं यहां पे डिग्री सेल्सियस स्केल लाके लगाऊं, फ़ारेनहाइट भी लाके लगाऊं और केल्विन भी लाके लगाऊं, भाई डिग्री सेल्सियस कोई रीडिंग देगा, फ़ारेनहाइट कोई रीडिंग देगा। ये इक्विवेलेंट रीडिंग है, नंबर्स में अलग अलग है, लेकिन बात तो इसी कमरे के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की कर रही है। जैसे अभी हमने पढ़ा था 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन। अब मेरे बच्चे ये नंबर्स में तो अलग अलग है, आप ये नहीं कह सकते कि ये नंबर्स इक्वल है, लेकिन ये जो बात बता रहे हैं ये तो एक बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज स्टैंडर्ड प्रेशर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज स्टैंडर्ड प्रेशर। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है भाई। इस कमरे में अगर मैं 3 थर्मामीटर लाके लगा दूं, सेल्सियस वाला, फ़ारेनहाइट वाला, केल्विन वाला, तो सेल्सियस वाला कोई रीडिंग देगा, यस, मान लो उसे x कह दिया। फ़ारेनहाइट वाला भी कोई रीडिंग देगा, मान लो उसे y कह दिया। तो आप बोलोगे x and y आर इक्विवेलेंट, ऑल्दो दे आर 2 डिफरेंट नंबर्स, बट दे आर टेलिंग द सेम स्टोरी, क्योंकि वो इस कमरे के जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं, वो तो एक बराबर ही होगी ना, सही है। चलो तो मेरे अलग अलग नंबर्स ही होंगे, उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। डिग्री सेल्सियस 0 से शुरू होता है और 100 डिवीजन है उसमें, वो 32 से शुरू होता है, उसमें 180 डिवीजन है, ठीक है, और वो 273.15 से शुरू होता है। मतलब शुरू तो खैर वो 0 केल्विन से होता है, लेकिन मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके तहत जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कहां पे आता है, 273.15 पे आता है, ठीक है। खैर अभी उस पर मजीद बहस करते हैं, टेंशन नहीं लो, अभी सवाल पे आ जाओ। ये मान लो मेरे पास 2 थर्मामीटर है, अभी करंट रीडिंग एक की x आ रही है, एक की y आ रही है। ये मतलब आपस की वैल्यूज भले अलग अलग हो, लेकिन ये x वही बात बता रहा है जो y बता रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई हीट सोर्स रख दी, मान लो। अब ये जो हीट सोर्स रखी है वो यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे हीट एनर्जी को रिलीज कर रही है, ठीक, ऐसी हीट थर्मल एनर्जी रिलीज कर रही है रेडिएशन की फॉर्म में। हुआ क्या, यहां पे मेरा बेटा टेम्परेचर चेंज हुआ। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, 45 डिवीजन चेंज हुआ, ठीक, 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ। अगर आपसे कोई पूछे फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो आप बोलोगे x + 45। भाई जो भी पहले टेम्परेचर था उसमें 45 ऐड हो गया, तो 45 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हुआ।
अब आपसे पूछा जा रहा है, आपने बताना है कि y में कितने डिविजन्स का चेंज आया, कितने डिविजन्स का चेंज आया, ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे। फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है y में कितने डिविजन्स का चेंज आया, यानी कि y में कितना टेम्परेचर चेंज आया। इसके न्यूमेरिकल्स को दो तरह से एग्जामिनर पूछता है, या तो वो कहता है डिवीजन चेंज बता दो, या वो कहता है डिग्री सेल्सियस स्केल पे इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, बताओ फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर चेंज होगा। दिस टेम्परेचर चेंज इज बेसिकली डिवीजन चेंज। क्यों भाई, ये 45 डिवीजन ऊपर गया तो इसका मतलब 45 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर आया। सर कैसे कह रहे हैं आप चेंज इन टेम्परेचर आया? भाई देखो निकाल लो जरा, इसका फाइनल टेम्परेचर क्या है, x प्लस 45, इनिशियल क्या था x, जब आप माइनस करोगे भाई ये चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हो ना आप, डिग्री सेल्सियस में कितना आया, तो x प्लस 45 माइनस का x से x मर गया, क्या आया 45 डिग्री सेल्सियस। तो यही तो मैं आपको कह रहा था कि इसके अंदर ये जो चीज है ना, ये क्या शो करता है, ये शो करता है चेंज इन टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस। तो जब आप यहां पे कह रहे हो ना कितने डिवीजन का चेंज आया ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो चेंज इन टेम्परेचर ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट निकालो, ये मतलब है इसका। तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, जब यहां पे डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर होगा तो यहां पे 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज इन टेम्परेचर होगा, और यहां पे 100 केल्विन का चेंज इन टेम्परेचर होगा। मैंने आपको इसको केल्विन से पढ़ाया था, ठीक है, समझ आ गया। सवाल पे वापस आते हैं। कह रहे डिग्री सेल्सियस पे 45 डिवीजन का चेंज हुआ, बताओ फ़ारेनहाइट पे कितने डिवीजन का चेंज हो रहा होगा। तो आपको यह बात पता है कि भाई 1 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस किसको शो करता है, 1.8 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहां पे कितने डिवीजन का चेंज आया, 45 का, दोनों तरफ 45 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 45 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस विल रिप्रेजेंट 1.8 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। सही, अब आगे सॉल्व कर लो इसे, ये क्या बनेगा 18/10 लिख सकता हूं इसे, मल्टीप्लाई बाय 45 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है। अब देखो किससे काटे, 5 के टेबल से 5 2 हो गया 10, 5 9 हो गया 45। सही, फिर 2 1 और 2 9। सही, 9 9 क्या हो गया 81। यानी कि ये क्या कह रहा है, आपने निकाला क्या है एक बार फिर समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो आगे चीजें करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये आपने क्या चीज कैलकुलेट की है, आपने कहा डिग्री सेल्सियस स्केल पे 45 डिविजन्स, 45 डब्बे, जो चीज बता रहे हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट पे 81 डिविजन्स बता रहे हैं। बोला यहां पे अगर टेम्परेचर 45 डिवीजन बढ़ा है तो यहां पे कितना बढ़ेगा, 81 डिविजन बढ़ेगा। अब अगर आपसे कोई यहां पे फाइनल टेम्परेचर पूछे तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, इनिशियल क्या था y, तो फाइनल हो जाएगा y प्लस 81 और यूनिट क्या बन जाएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है। अगर 45 डिविजन्स चेंज हुआ डिग्री सेल्सियस स्केल पे तो आपने ये बताना था कि फ़ारेनहाइट स्केल में कितना चेंज हुआ है का। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखो बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये उल्टा करके भी पूछ सकता था, यानी कि ये कहता भाई मिसाल के तौर पे फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर, समझना और से आपको कहता, यानी कि अगर मैं आपको एक सवाल और दे दूं, मैं कहता हूं लेट से, फिर समझ लो 18 डिवीजन 18 डिविजन्स का चेंज आया ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, फाइंड द number of divisions that changed on degree Celsius scale। अगर मैं आपसे ये कह दूं मिसाल के तौर पे 18 डिवीजन चेंज हुए फ़ारेनहाइट स्केल पे, आपने बताना है नंबर ऑफ डिवीजन जो चेंज हुए डिग्री सेल्सियस स्केल पे। आपको पता है, वापस ये बना के भी दिखा देता हूं। देखो मान लो ये आपके पास डिग्री सेल्सियस है, ये आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या क्या रहा है, मान लो इसका वैल्यू इनिशियली y था, इसका वैल्यू इनिशियली x था। ये कह रहा है 18 डिवीजन चेंज हुए डिग्री फ़ारेनहाइट पे, इसका मतलब मेरे बच्चे ये कितने चेंज हुए, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज आया, यानी कि फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, y प्लस 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो भी पहले था उसका क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर आ रहा है y प्लस 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये कह रहा है अगर ये पहले x डिग्री सेल्सियस था तो बताओ इसमें कितने डिवीजन का चेंज आएगा, डिवीजन का चेंज पूछ रहा है कि कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा अगर वहां पे चेंज इन टेम्परेचर इज 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप बोलोगे कोई मसला नहीं है, आप बोलोगे 1 डिवीजन चेंज ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1.8 डिवीजन चेंज ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब पूरा लिखोगे जब ये बोर्ड के पेपर में सॉल्व करोगे, ई कैट एमडी कैट के लिए तो ऐसे भी कर लेना चलेगा। अब आपको यहां पे 1 वैल्यू बतानी है, मतलब आपने 1
डिवीजन चेंज ऑन फ़ारेनहाइट के लिए निकालना है। क्यों सर? अरे भैया, अगर तुम्हें बोलता हूं 5 पेंसिल की कीमत 100 रुपए, बताओ 10 पेंसिल की कीमत क्या होगी, तो क्या करोगे? पहले एक पेंसिल की कीमत निकालोगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे ही। तो आपको पता है 1.8 डिवीजन चेंज होगा, तो यहां पे 1 डिवीजन चेंज होगा। तो अगर मुझे यहां पे 1 लेकर आना है, 1 डिवीजन जब फ़ारेनहाइट पे चेंज हो, तो बताओ यहां पे कितना चेंज है? तो क्या करूंगा मेरे बच्चे, में दोनों तरफ 1.8 से डिवाइड कर दूंगा। सर यहां पे 1 क्यों लेकर आना है? क्योंकि मुझे जो चेंज दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो भैया जब मुझे पता होगा कि एक डिवीजन फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज होने पे इतना डिवीजन चेंज होता है डिग्री सेल्सियस पे, तो मैं दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे 18 डिवीजन चेंज ऑन फ़ारेनहाइट का पता चल जाएगा। सही है। तो ये 1.8 से 1.8 मर गया। तो क्या पता चला? पता ये चला एक डिवीजन जब चेंज होता है फ़ारेनहाइट पे, तो सेल्सियस पे कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.8 डिवीजन चेंज ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल। समझ में आती है? जी सर आती है। अब दोनों तरफ अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 18 डिवीजन का चेंज ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवीजन का चेंज ऑन डिग्री सेल्सियस। अब ये जो 1.8 है इसे मैं लिख सकता हूं 18/10। ये 10 पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा। 18 से 18 मर गया, क्या आ रहा है? 10। गोया कि जब यहां पे 18 डिवीजन चेंज होंगे, तो यहां पे कितने चेंज हो रहे होंगे? 10 डिवीजन चेंज हो रहे होंगे। सुनना गौर से, यहां पे 18 डिवीजन चेंज होंगे, तो यहां पे 10 डिवीजन चेंज होंगे, यानी कि ये 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? x प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। समझ आता है? छाप लो इसको, एक बार हाथ से कर लो, और अब मैं आपको इसका पास पेपर का क्वेश्चन करा। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक सवाल मेंशन है, नर्स 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है। अब देखो सवाल में कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं डिवीजन चेंज की बात कर रहा हूं, तो आपको ना पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिवीजन चेंज से क्या मुराद है? टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जा रही है। सवाल पढ़ो। इस टॉपिक से ना 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक इक्विवेलेंट टेम्परेचर का, जो अभी कराऊंगा मैं आपको। इक्विवेलेंट टेम्परेचर से क्या मुराद है? आपको बोला जाए कि मान लो ये कमरा है, इस कमरे में 3 थर्मामीटर लगे हुए, एक डिग्री सेल्सियस में नापता है, एक फ़ारेनहाइट में, एक केल्विन में। ठीक। आपको कहता है कि अभी भाई कमरे का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो, मिसाल दे रहा हूं। तो फ़ारेनहाइट वाला स्केल अभी क्या रीडिंग शो कर रहा होगा? सेल्सियस पे ये रीडिंग है, फ़ारेनहाइट में इसकी इक्विवेलेंट रीडिंग बोलो, या केल्विन में इसकी इक्विवेलेंट रीडिंग बताओ। तो ये जो आपके पास चीज है ना, ये इक्विवेलेंट रीडिंग है। अगर आपको ये कहा जाए कि सेल्सियस में पहले टेम्परेचर ये था, अब ये हो गया, इतने डिवीजन का चेंज आया, इतना टेम्परेचर चेंज हुआ डिग्री सेल्सियस पे, बताओ फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा या केल्विन में कितना चेंज होगा? उसके लिए ये वाले सवाल अभी हम कर रहे हैं, डिवीजन चेंज वाले या टेम्परेचर चेंज वाले। तो कहता क्या है? कहता है टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज रेज फ्रॉम 30 to 90 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल? जैसे ही आप ये पढ़ो ना कि आपसे कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर निकालो या कितने डिविजन चेंज हुए ये निकालो, तो आपने ये काम करना है। आपको क्या पता है? आपको ये पता है 100 डिविजन्स ऑन डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट है किसके? 180 डिविजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इक्विवेलेंट है किसके? 100 डिविजन्स ऑन केल्विन के। सही है। अब फिर से देख लो, यहां पे देखो, मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 डिवीजन ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है 1.8 डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट का। यही ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज रेज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। 30 से कहां चले गए? 90 डिग्री सेल्सियस पे चले गए। तो गोया अगर आपको बोला जाए कि चेंज इन डिविजन्स कितना आया, चेंज इन टेम्परेचर कैसे आया? चेंज इन डिवीजन आपने जब भी निकालना हो क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। सर अभी जो आपने कहा था अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, वो नंबर ऑफ डिवीजन किसी स्केल पे निकालने का तरीका था। ये चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन डिवीजन निकालने का क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर यह फ़ारेनहाइट में होता तो भी यही करते, केल्विन में होता तो भी यही करते। 90 माइनस का 30, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कितना आया भाई यहां पे आपके पास? 60 डिविजन्स चेंज हुए ऑन डिग्री सेल्सियस, या आप ये कह सकते हो 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ।
चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है 60 डिग्री सेल्सियस, या आप कहोगे डिग्री सेल्सियस स्केल पे डिवीजन चेंज कितना हुआ 60 का। ठीक है, अब यहां पे दोनों तरफ क्या करोगे आप 60 को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको पता है एक डिवीजन चेंज होगा डिग्री सेल्सियस पे तो फ़ारेनहाइट पे 1.8 चेंज होगा, दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 डिवीजन का चेंज ऑन डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू, इसको लिख सकता हूं 18/10 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवीजन का चेंज ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 से 0 मर गया, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 से क्या होता है 90, 18 6 से क्या होगा 108 डिवीजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जब मेरा बेटा आपके पास, गौर से सुन लेना, जब मेरे बच्चे आपके पास यहां पे, गौर से सुनना, जब मेरे बच्चे यहां पे आपके पास 60 डिवीजन, यानी कि मान लो पहले डिग्री सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर था x, अब जब यहां पे टेम्परेचर कितना हो गया, ये इसको x कह रहा हूं, ठीक है x कह रहा हूं, जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो कितना हो गया x + 60 हो गया। तो यहां पे अगर इसके लिए अगर टेम्परेचर शुरू में y था तो बढ़ करके कितना हो जाएगा y + 108। क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, बताओ कितना टेम्परेचर चेंज हुआ फ़ारेनहाइट स्केल पे, तो फ़ारेनहाइट पे 108 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज होगा। और क्या बोल रहे हैं केल्विन स्केल का बताओ, तो केल्विन का ही बता रहा हूं। केल्विन के लिए ये डिग्री सेल्सियस वाला है, ये केल्विन वाला है, इनको आपस में मेरा बेटा क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर दो, आपको नजर आ रहा है 100 डिविजन्स ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है 100 डिविजन्स ऑन केल्विन के। देखो दोनों के डिवीजन एक बराबर है। अगर मुझे एक डिवीजन डिग्री सेल्सियस का निकालना है तो दोनों तरफ 100 से क्या कर दूंगा डिवाइड, ये मर गया ये मर गया, क्या बनता है मेरे बच्चे, एक डिवीजन का चेंज ऑन डिग्री सेल्सियस बराबर है किसके, एक डिवीजन का चेंज ऑन केल्विन के। मतलब समझना इस बात को, अगर डिग्री सेल्सियस पे एक डिवीजन बढ़ेगा तो केल्विन पे भी क्या होगा एक डिवीजन बढ़ेगा। अब डिग्री सेल्सियस पे कितने डिवीजन बढ़ रहे हैं, ये देखो निकाला है अभी हमने 60 डिवीजन का चेंज आ रहा है, दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 डिवीजन का चेंज ऑन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 60 डिवीजन का चेंज ऑन केल्विन। बोलो समझ आता है। यानी कि जब यहां पे 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आएगा, टेम्परेचर चेंज आया डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां पे भी कितना आएगा 60 का चेंज आएगा। यहीं से आपने एक बात और नोट कर लेनी है, क्या, इस पूरे चैप्टर में गौर से सुन लेना अच्छे से और इसको बोल्ड करके नोट करना, बच्चा अक्सर गलती करता है। इस पूरे चैप्टर में जहां कहीं पर भी डेल्टा टी लिखा मिलेगा, डेल्टा टी बोले तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन डिविजन्स, जहां भी डेल्टा टी लिखा मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे आप इसे डिग्री सेल्सियस में लो चाहे आप इसे केल्विन में लो, आंसर सेम होगा। नजर आ रहा है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में जितना डिवीजन चेंज होता है केल्विन में भी उतना ही डिवीजन चेंज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स सेल्सियस और केल्विन में एक बराबर है। तो अक्सर वो बेशतर हम डिग्री सेल्सियस में ले रहे होंगे, अब बच्चा परेशान होता है। और पूरे चैप्टर में जहां भी टी लिखा मिलेगा, जैसे आगे चलेंगे जनरल गैस इक्वेशन में टी लिखा मिलेगा, आगे चलेंगे वीआरएमएस के फॉर्मूले में टी लिखा मिलेगा, तो टी का वैल्यू आप हमेशा केल्विन में लोगे। आगे चलेंगे कार्नोट इंजन में टी आएगा, हमेशा केल्विन में लेंगे। क्यों, केल्विन एसआई यूनिट है और पूरी फिजिक्स में अपन लोग क्या लेते हैं, एसआई यूनिट के ऊपर बात करते हुए चल रहे होते हैं। तो एसआई यूनिट टी की लेंगे। अब बच्चा परेशान होता है, सर कभी केल्विन लेते हैं कभी डिग्री सेल्सियस। नहीं, जब टेम्परेचर आता है हमेशा केल्विन लेंगे, जब डेल्टा टी आएगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन चूंकि एक ही बराबर है तो आप कुछ भी ले सकते हो। समझ आ गया, ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, ठीक है, समझ आती है बात की। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, वो आप तसल्ली से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना और कमेंट में आंसर भी बता देना। देखो, मान लो आपको कहता है टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज रेज फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, मान लो आपके पास ये हो गया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, कहता है आपको सेल्सियस स्केल पे निकालो, एंड इन केल्विन स्केल, दोनों पे आपने निकालना है, सेल्सियस में भी निकालना है और केल्विन में निकालना है। ठीक हो गया, जो सेल्सियस का आंसर आएगा वही केल्विन का आंसर आएगा। बस आप करोगे क्या, 180 डिवीजन को पहले एक बार इससे इक्वेट करोगे, फिर 180 डिवीजन को इससे एक बार इक्वेट करोगे। और चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे, या डिवीजन चेंज कैसे निकालोगे, 32 से 50 हो रहे हैं ना, तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इज 50, इनिशियल इज 32। 50 में से 32 निकालोगे आप तो यहां क्या आएगा 18 आ जाएगा। गोया के 18 डिवीजन चेंज हो रहे हैं, ये कह रहा है 18 डिवीजन चेंज हो रहे हैं किसके ऊपर, फ़ारेनहाइट के ऊपर। बोलो समझ आता है।
छाप लो इतने हिस्से को और सवाल सॉल्व करके बताओ, आगे चलते हैं। इसका आंसर भी जहन में रखना। 18 डिविजन्स का चेंज हो रहा है यहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के ऊपर 10-10 डिवीजन का चेंज रिकॉर्ड होना चाहिए, करके देख लेना। अब देखो मेरे बच्चे, आगे चलते हैं और अब हम क्या करने लगे, अब मेरा बेटा हम इक्विवेलेंट टेम्परेचर का क्वेश्चन करने लगे। इक्विवेलेंट टेम्परेचर से क्या मुराद है, मैं फिर एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। मेरा बेटा जैसे ये कमरा है, इस कमरे का अभी कोई टेम्परेचर होगा? जी सर होगा। वो टेम्परेचर बेसिकली क्या बता रहा है? वो बता रहा है भाई यहां पे जितने भी आपके एयर के पार्टिकल्स हैं उनके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या वैल्यू है वो बता रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहां 3 थर्मामीटर लगा दिए, एक सेल्सियस वाला, फ़ारेनहाइट वाला, केल्विन वाला। सेल्सियस वाला कोई रीडिंग बता रहा होगा? इसे बता रहा होगा। फ़ारेनहाइट वाला भी कोई रीडिंग बता रहा होगा। तो सेल्सियस वाले की इक्विवेलेंट रीडिंग फ़ारेनहाइट पे कैसे निकालोगे? मतलब मैं कहता हूं अभी सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो फ़ारेनहाइट पे क्या आ रही होगी या केल्विन पे क्या आ रही होगी? ये वही है जैसे आपको बोला जाता है ना कि यार डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चले जाओ, तो आप क्या करते हो, उसमें 273 ऐड कर देते हो। आप बोलते हो ना 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, 273 केल्विन के बराबर है, तो आप कैसे गए उसमें 273 ऐड कर दिया। या 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो 273 ऐड करते हैं। आपने शायद इसके फॉर्मूले 5/9 और 9/5 से रट्टे मारे हो। मैं आपको रट्टे मारने नहीं बोलूंगा, आपको यहां पे सिखा दूंगा। मेरा बेटा इक्विवेलेंट टेम्परेचर दुनिया के किसी भी स्केल पे निकालने का एक ही जनरल फॉर्मूला है। क्यों एक ही जनरल फॉर्मूला है? क्योंकि दुनिया भर के स्केल हमने बनाए किस तरह से थे, जो भी आपको तरीका बताया था। 2 स्टैंडर्ड पॉइंट्स लिए थे, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm। तो आपके पास स्केल को कैलिब्रेट करने का भी स्टैंडर्ड तरीका है, या टेम्परेचर और स्केल निकालने का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑन स्केल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स। अच्छा, ये कभी कभार नंबर ऑफ डिविजन्स को ऐसे भी लिख देते हैं, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो आपने ये बात खूब अच्छे से समझ लेनी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी स्केल की वैल्यू निकालने का। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब आपको मैं करके दिखाता हूं। हमने अभी कितने स्केल पढ़े? 3 स्केल पढ़े। दुनिया का कोई भी स्केल होगा ना वो इसी से निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो दुनिया का कोई भी स्केल होने वाला है उसके लिए स्टैंडर्ड पॉइंट्स तो वही होंगे ना, वो तो नहीं चेंज होंगे। अब डिग्री सेल्सियस को कैसे लिखेंगे? देखो, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट ऑन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस पे आइस पॉइंट क्या है? 0 है, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो 100 माइनस 0 आ जाएगा। फ़ारेनहाइट पे देखो, टेम्परेचर ऑन स्केल मतलब टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस आइस पॉइंट ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है? 32 अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट 212, लोअर फिक्स पॉइंट 32। सिमिलरली केल्विन में टेम्परेचर इन केल्विन माइनस का 273.15 अपॉन में 373.15 माइनस का 273.15। एक आध दफा माजी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट टेम्परेचर केल्विन स्केल पे क्या है, तो वो मैं भी आपको बता भी देता हूं। वरना अगर आपने अभी चार्ट बनाया होगा ना, जो मैंने टेबल बनाया था उसमें मैंने आपको दिखाया भी था 273.15 केल्विन। अब लोग सर आपने तो कहा था राउंड ऑफ कर लेंगे, मैंने आपको कहा था राउंड ऑफ कर सकते हैं और अभी हम करेंगे भी। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में लिखा होगा भाई 0 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या है और 273 केल्विन भी दिया और 273.15 केल्विन भी दिया हो, तो गलती से भी 273 केल्विन लगा के नहीं आना, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो यही होती है 273.15 केल्विन। दुनिया की किसी भी किताब में देख लो, वरना गूगल पे करके देख लो, पता चल जाएगा। वो तो राउंड ऑफ करने के लिए हम 273 केल्विन कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, समझ आ गई ये बात? अब इसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, मिसाल से हम समझते हैं बात को। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, ये इसके ऊपर ना आप दुनिया का कोई भी स्केल कैलिब्रेट कर सकते हो। मतलब समझना, मान लो मेरे पास कोई स्केल है, उसका नाम मैंने रखा है डिग्री वाई, मेरी मर्जी, मैंने अपना स्केल बना लिया। ठीक है, उसका नाम क्या है? डिग्री वाई। डिग्री वाई स्केल है। अभी डिग्री वाई स्केल का जो आइस पॉइंट है वो मैं ले रहा हूं 10 डिग्री वाई पे, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैं ले रहा हूं 110 डिग्री वाई पे। मैं आपको बोलता हूं यार, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर मुझे डिग्री वाई को लिख के दिखाओ। तो आप बोलोगे सर मसला ही कोई नहीं है। अब बोलोगे टेम्परेचर ऑन डिग्री वाई माइनस आइस पॉइंट ऑन डिग्री वाई। आइस पॉइंट कितना है? 10, और बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाल
नंबर ऑफ डिविजन आते हैं अपॉन में, वो कैसे आता है? अपर फिक्स माइनस लोअर फिक्स, अपर फिक्स माइनस का लोअर फिक्स आ गया। ऐसे कितने इनफाइनाइट स्केल्स बन सकते हैं, सही है। चलो सवाल देखो, मान लो अब इसका सवाल आपसे ऐसे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में, जो अभी हमें पता भी था ना, ये देखो ये पता है ना आपको, 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन इक्विवेलेंट क्या है? 273.15। लेट्स से हमें नहीं पता, मैं यहां से निकाल लूं। तो भाई देखो इसमें डिग्री सेल्सियस कहां पे आ रहा है? ये आ रहा है। केल्विन कहां आ रहा है? ये आ रहा है। भाई साहब इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि ऑल दीज टेम्परेचर्स आर इक्वल, इक्वेट करते हैं। तो भाई टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑन स्केल डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, वहां पे क्या है? टी के माइनस का 273.15 डिवाइडेड बाय 373.15 माइनस का 273.15। अब मैं इसको कह रहा था राउंड ऑफ करके आप सॉल्व कर सकते हो, यानी कि अगर आपको कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना, मैं समझाते हुए क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं समझाया जाएगा इसके बाद, क्योंकि उनकी वैल्यू में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, आप फंस जाओगे वहां पे। तो मुझे चूंकि वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझाना है, इसलिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू लेके चल रहा हूं। लेकिन आप कर सकते हो, आप यहां पे लिखना टी के माइनस 273, 373 माइनस 273, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, छोटा सा फर्क आएगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? टी डिग्री सेल्सियस में 0 निकाला और टी डिग्री सेल्सियस बन गया। 100 माइनस 0 कितना हो गया भाई साहब? 100 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? टी के माइनस का 273.15 अपॉन में, इसको इसमें से माइनस करोगे क्या आएगा? 100 आएगा। 100 से 100 मर गया। ये चीज यहां पे माइनस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, यानी कि ये है टी के विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस का 273.15। अब आप पहले तो ये चीज ध्यान में रखो, ये आपने पहले भी कई दफा पढ़ा हुआ है, क्या कि अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो 273 ऐड किया करते थे या नहीं करते थे? देखो वही फॉर्मूला तो मैंने यहां से ड्राइव कर दिया। केल्विन में अगर जाना है तो आप डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते थे। ये 0.15 तो इसलिए आ रहा है कि ये एक्चुअल वैल्यू है, वरना अगर आप इसको राउंड ऑफ वैल्यू पे लेके चलोगे तो दिस इज टी के इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये तो पढ़ते आए होगे कि डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो 273 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। देखो हमें कितने डिग्री सेल्सियस का बोला था? 0 का, तो यहां से निकालो क्या बनेगा? टी के विल बी इक्वल टू 0 प्लस का 273.15। क्या आंसर आता है? 273.15 केल्विन। देखो आ रहा है आंसर, मैच कर रहे हैं, समझ आती है बात की। सही। इसी तरह से जैसे आपने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट किया, इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो भी हम कर सकते हैं। ये वाला ऐसा छाप लो, मैं फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो, अब मेरे बच्चे आपको अगर मैं सवाल दूं सिंपल सा, फिर इसके पास ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं। अगर आपको ये मैं कहता हूं भाई मान लो आपके पास डिग्री सेल्सियस, आपके पास यहां पे ना 2 थर्मामीटर है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, या पहले -40 नहीं करूं, फंस जाओगे -40 में डायरेक्टली करने पर। एक काम करते हैं, आपको मैं बोलता हूं, मान लो यहां पे 2 थर्मामीटर लगे हुए कमरे में, ठीक है, एक डिग्री सेल्सियस वाला है, एक फ़ारेनहाइट वाला है। अभी डिग्री सेल्सियस वाला जो रिकॉर्ड कर रहा है, जो रीडिंग दे रहा है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है। आपने बताना है कि जो इसके बाजू में फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर लगा हुआ है उस पर क्या रीडिंग आ रही होगी, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। खुद से करना चाह रहे हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे भाई साहब, अब आप क्या करोगे? अब आप यहां पे फ़ारेनहाइट और इसको इक्वेट करोगे, तो टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट माइनस आइस पॉइंट ऑन फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक हो गया सर, ठीक है। आगे टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 10 में से 0 निकाल दिया तो 10 ही बच जाएगा। 100 माइनस 0 तो 100 बच जाएगा। टेम्परेचर ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 अपॉन में 212 में से 32 निकाल दिया, 180 आ गया, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ डिविजन ही आते हैं हमेशा, माइनस करके देख लो। ये 0 से ये 0 मर गया, ये 0 से ये 0 मर गया, ठीक है। ये 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे 1 बचा हुआ, इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 18 विल बी इक्वल टू टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32। ये माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 18 प्लस का 32 विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आंसर आ रहा है? यानी कि टी डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 50।
यानी कि मेरे बच्चे आपको ये बात समझ में आ रही है, गौर से सुन लेना, अच्छे से बात सुनना। आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब आपका डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर 10 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा होगा तो उस वक्त फ़ारेनहाइट वाला क्या शो कर रहा होगा, 50 शो कर रहा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को देखो, मैं आपको एक और तरह से साबित कर रहा हूं, समझो, कोशिश करो समझो। अगर आपने अभी तक के पीछे वाले और यहां तक के सवाल अच्छे से कर लिए तो वैसे ही एक कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं, नहीं जाननी तो 1-2 मिनट आगे बढ़ा के चल सकते हो। मसला ये मान लो मेरे पास डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर है, सही है। इसकी शुरू में रीडिंग थी 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो ये कमरा था, इसी के अंदर डिग्री सेल्सियस लगा हुआ है, पहले इसकी रीडिंग थी 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने हीटर चालू किया, हीटर ऑन किया, तो कमरे की जो हरारत है, जो गर्मी है, वो बढ़ना शुरू हो गई। और बढ़ते 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 अभी जब ये सवाल सॉल्व कर रहा था तो इसकी रीडिंग क्या हो गई, 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री सेल्सियस में कितने डिविजन्स का चेंज आया तो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल 10, इनिशियल 0, तो 10 माइनस 0 कितना आता है, 10 डिविजन्स चेंज हुए ऑन डिग्री सेल्सियस। सेट हो गया। अब देखो, अगर इसके बराबर में एक स्केल था जो फ़ारेनहाइट वाला था। अब मुझे बताओ, क्या 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है और मान लो कमरे का टेम्परेचर प्रेशर 1 atm है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm? यस सर। तो जब यहां 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहां पे क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि भाई जब कमरे का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाला होगा तो यहां 0 है तो यहां क्या होगा, 32, क्योंकि ये इक्विवेलेंट थे, पढ़ के आए थे हमने। अच्छा, अब देखो, आपको पता चल रहा है 10 डिवीजन चेंज हुए डिग्री सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट पे कितने डिवीजन चेंज हुए होंगे। अगर एक डिवीजन चेंज होता है डिग्री सेल्सियस पे तो फ़ारेनहाइट पे 1.8 डिवीजन चेंज होते हैं, पढ़ाया था। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जब यहां 10 डिवीजन चेंज होंगे डिग्री सेल्सियस पे तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आया, 18 डिवीजन चेंज होंगे किस पे, डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मेरा बेटा 18 डिवीजन चेंज होंगे, गोया के 18 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 32 प्लस का 18 विच मीन 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड दैट वाज आवर, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। जो पहले हम सवाल कर रहे थे उसमें ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि डिवीजन चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है। अब जो सवाल कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट टेम्परेचर की बातचीत चल रही है कि अगर डिग्री सेल्सियस पे 10 है तो बताओ फ़ारेनहाइट के स्केल के ऊपर क्या आंसर आ रहा होगा। सही है, समझ आता है। छाप लो जल्दी से, एक बार ये सवाल हाथ से कर लो। अब इसके पास ऊपर के क्वेश्चन में लेकर आ, अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने जो है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन मेंशन है। ये सवाल माजी में 2 दफा आया हुआ है। एक दफा प्यास यूनिवर्सिटी 2024 में पूछा गया, उससे पहले तकरीबन 6 साल पहले 24 से 2018 में AKU में भी इससे मिलता जुलता एक सवाल आया, थोड़ी सी वेरिएशन थी। ठीक है, सवाल इंटरेस्टिंग है। कहता क्या है, आपने वीडियो को पॉज करके पहले एक बार सवाल को खुद से लाजमी अटेम्प्ट करना है। कहते हैं सपोज यू कम अक्रॉस ओल्ड साइंटिफिक नोट्स। आप कुछ काम धंधा कर रहे थे और आपको पुराने कुछ साइंटिफिक रिकॉर्ड्स डिस्कवर हुए that describe a temperature scale on which boiling point of water is 239 degree Z। अब डिग्री Z कुछ होगा and freezing point is 39 degree Z। पहले तो आप ये सोचो आप ऐसा क्या काम धंधा कर रहे थे ये चीज निकल है। ठीक है, तो देखो ये आपको कोई डिग्री Z स्केल मिल गया, इसने कहानी बता दी। To what temperature on degree Celsius scale would a temperature of 117 डिग्री Z correspond? कह रहे हैं कि 117 डिग्री Z अगर उस डिग्री Z स्केल का टेम्परेचर है, मतलब ऐसे समझो, यहां मैंने 2 थर्मामीटर लगाए, एक वो थर्मामीटर जो कि डिग्री Z में नापता है, जो ये साइंटिफिक नोट्स बता रहे हैं, और बराबर में मेरा डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर है। तो अभी अगर कमरे का टेम्परेचर वो बता रहा है 117 डिग्री Z, तो बताओ अभी डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। मैं तो एक काम और करता हूं, आपको कहता हूं कि डिग्री सेल्सियस में भी बताओ और साथ ही साथ डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बताओ, दोनों में बताओ, आप दोनों में बताओ। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और सवाल को लाजमी एक बार खुद से सिंसियर अटेम्प्ट करो। 1 2 चले, चलो देखो भाई, आपको जनरल फॉर्मूला पता है, टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। और नंबर ऑफ डिविजन हम कैसे निकालते हैं, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, या आसान भाषा में बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, या स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ठीक है, देखो अगर डिग्री सेल्सियस की पहले बात करें तो टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस माइनस इसका आइस पॉइंट हो गया 0 अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट 100 लोअर फिक्स पॉइंट 0। सेट है। टेम्परेचर ऑन डिग्री Z माइनस इसका
आइस पॉइंट कितना दिया हुआ है 39 डिग्री जेड। ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर पे है या नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर पर ही है। अच्छा, अगर कभी यहां पे माइनस में वैल्यू दी जाए तो जहन में, अगर मिसाल दे रहा हूं, अगर ये -39 डिग्री जेड होता, हो सकता है ना, तो यहां ब्रैकेट में आप माइनस साइन लगाते और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर ये -39 होता तो ऐसे करते, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, ठीक है, जहन में रखना है। चलो, वो जो आगा खान का वेरिएशन था ना, उसमें माइनस साइन था, वो आपको मैं भी होमवर्क क्वेश्चन में दे दूंगा। तो ये हो गया 39 अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो अपर फिक्स पॉइंट कहां है इसमें, ये रहा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया है 239 माइनस, यहां आ गया 39। अब देखो, अगर यहां माइनस साइन होता तो फिर ब्रैकेट में आता -39, तो माइनस माइनस फिर यहां प्लस हो जाता, ठीक है, जहन में रखने के बाद। अब तो कुछ नहीं करना, आपको टेम्परेचर किस पे दिया हुआ है, डिग्री जेड स्केल के दिया हुआ है, यहां लाके पुट कर देंगे। डिग्री सेल्सियस तो आपने मालूम करना है, और 100 - 0 100 ही हो गया। तो यहां पे लाके रखोगे 117 माइनस का 39 अपॉन में 239 में से 39 निकाल दिया, क्या होता है भाई साहब 200 होता है। 2 0 से 2 0 मर गए, क्या बचता है ये होता है T डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 117 में से अगर मैं 39 निकालूं तो निकालो जरा, अगर मैं 40 निकालूं तो क्या बचेगा 77 बचेगा मेरे ख्याल से, 87 97 107 117, हाँ, तो 39 निकालने हैं तो ये क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है, 77 नहीं, 78 डिग्री सेल्सियस, ये आएगा। और समझ में आ रहे हैं मेरे बच्चे। और अपॉन में 2 भी तो था, देखो ये देखो जल्दबाजी में गलती, अपॉन में 2 भी तो था, यहां से 117 में से 39 को माइनस किया तो 78 बच गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर लो भाई, 2 3 जा होता है मेरे बच्चे 6, तो 7 में से 6 गया, एक यहां पे आ गया, 2 9 जा होता है 18। क्या आंसर आ रहा है 39 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। यानी कि जिस टेम्परेचर को डिग्री जेड स्केल में 117 से शो किया हुआ है, वो बराबर में जो थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस वाला होगा वो कितना शो कर रहा होगा 39 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा होगा। अब फ़ारेनहाइट में करना था, फ़ारेनहाइट में करने के लिए मैं इक्वेशन बनवा देता हूं, आगे काम आप करोगे, मुझे कमेंट्स में आंसर बता देना। तो क्या बनेगा भाई T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 180, 212 माइनस 32 32, ठीक है। फिर T डिग्री जेड माइनस का कितना है जो आइस पॉइंट है दैट इज 39 अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो 239 माइनस का 39। आगे चलेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 117 माइनस का 39, ये वापस 78 बन जाएगा, ठीक है, 40 निकालेंगे तो 77 बचेगा, 39 निकालने तो 78 हो जाएगा। और यहां पे क्या आ गया 200 T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 180। अब आप इसे सॉल्व करोगे और यहां से T डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालोगे, मेरे ख्याल से वो वैल्यू 102.2 आना चाहिए। आप लोग सॉल्व करके जरूर बता देना कि क्या आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो छाप लो, आगे चलते हैं। अब यहां पे मेरे बच्चे एक छोटी सी चीज जो है ना वो आप और समझ लो। एक तो आपके सामने जो है ना अभी 2 सवाल आ रहे होंगे जो कि मेरे बच्चे आपके होमवर्क हैं, ये भी आपके पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए और साथ में इनका आंसर जो है ना वो मेरा बेटा मेंशन हुआ हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन करो तो लाजमी जो है ना वो आंसर साथ में मैच कर लेना कि आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो आगे एक छोटी सी चीज और समझ लो। अभी मेरे बच्चे हमने जो है वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 100 डिविजन्स ऑन डिग्री सेल्सियस पे बराबर है 180 डिविजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट के, ये बराबर है 100 डिविजन्स ऑन केल्विन के। ऐसे ही था ये सर, ऐसे ही था। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसमें से देख के बताओ इसमें सबसे छोटा साइज डिवीजन में किसका है, देखो और से सुनो मेरी बात। ये जो डिवीजन है ये कहां से कहां पर है, ये जो आपका थर्मामीटर है इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में जगह है। यानी कि पानी के मेल्टिंग और पानी के बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में डिग्री सेल्सियस के 100 डिवीजन है, फ़ारेनहाइट के 180 डिवीजन है, केल्विन के फिर 100 डिवीजन है। तो पहले तो एक बात आपको यह समझ में आ रही है कि साइज ऑफ डिवीजन डिग्री सेल्सियस का और साइज ऑफ डिवीजन केल्विन का एक बराबर है। यानी कि डिग्री सेल्सियस का जो डिवीजन का साइज है केल्विन का मेरे बच्चे वही डिवीजन का साइज है। फ़ारेनहाइट का डिवीजन का साइज सबसे छोटा है, साइज ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट डिवीजन इज स्मॉलर।
इनसे क्या है, छोटा है, और ये दोनों बराबर है। ये कैसे सर आपको पता चल रहा है छोटा है? देखो, एक जगह समझ लो, मान लो ये एक कमरा है, इस कमरे में मैं कुर्सियां लगाता हूं, इस कमरे में कुर्सियां लगाता हूं। मेरे पास ना दो अलग अलग कंपनीज की कुर्सियां हैं। एक कंपनी ए है, उसकी कुर्सियां लगाता हूं तो 100 आती हैं और पूरी कमरा पैक हो जाता है, 100 कुर्सियों के बाद कमरा पैक हो जाता है। और अगर कंपनी बी की चेयर्स लगाता हूं तो 180 कुर्सियां आती हैं। आप बताओ छोटी कुर्सी किस कंपनी की है, ए की या बी की? तो आप बोलोगे सर बी की, क्योंकि बी की इसी जगह में 180 कुर्सियां आ रही हैं और ए की इसी जगह में सिर्फ 100 कुर्सियां आ रही हैं। तो देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान की जगह है, उसके अंदर डिग्री सेल्सियस और केल्विन के 100 डिब्बे आ रहे हैं, 100 डिविजन आ रहे हैं, और फ़ारेनहाइट के उसी जगह में 180 डिविजन आ रहे हैं। तो किसका डिवीजन छोटा है? फ़ारेनहाइट का। जब भी तो छोटे 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 देयर आर 180 डिविजन्स जो कि उस जगह पर आ रहे हैंगे। ठीक है, तो ये भी अक्सर पूछता है कि साइज ऑफ डिवीजन ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट इज बेसिकली लीस्ट, और साइज ऑफ डिवीजन जो है वो इसका बराबर है। ठीक है, साइज ऑफ डिवीजन बेसिकली बताता क्या है? जब मैं कहता हूं ना 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा, तो इससे क्या मुराद है? या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है पहले मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी थी या काइनेटिक एनर्जी थी, अब जब टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। ये मतलब है इसका। सही है, ये बात समझ में आती है? चलो इतना ऐसा छाप लो, आगे चलते हैं और केल्विन स्केल के ऊपर मजीद बातचीत करते हैं और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे बातचीत करते हैं।